दोस्तों इस क्लास में यूपी टेट प्राथमिक स्तर का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें मैथ के प्रश्नों को देखेंगे। 2014 में मैथ के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए। और यहाँ पर दोस्तों 30 प्रश्न देखेंगे, क्योंकि मैथ से 30 प्रश्न यूपी टेट एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, केवल एक परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अगला प्रश्न है, यदि 65 और 117 का मासा 65 यम माइनस 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो यम का मान है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले 65 और 117 का मासा निकाल लेना है। सीधा आपको मासा निकाल लेना है 65 और 117 दोनों का। तो देखिए दोस्तों, 65 और 117 ये दोनों 13 के पहाड़े में आते हैं। 13 पचे 65 और 13 नवैया 117। तो इसका मतलब दोनों का मासा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर दिया गया है मासा 65 या माइनस 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो। तो इसका मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं 65 यम माइनस 117 बराबर 13। बराबर 13 लिख देंगे, क्योंकि मासा इसका 13 आया है। किसका, 65 और 117 का। आप मासा निकाल सकते हैं। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 65 यम बराबर हो जाएगा 13 और 117 ये माइनस है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 117 हो जाएगा। और यहाँ पर 65 यम बराबर क्या हो जाएगा, 117 में 13 जोड़ देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 130। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, 130। अब यम बराबर कितना हो जाएगा, यम बराबर 130 बटा 65। 65 से इसमें भाग करेंगे, 65 दूना कितना होता है, 130 होता है। तो यहाँ पर यम बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो बी ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। बी बराबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। देखिए यहाँ पर 5/19 दिया गया है, कह रहा है कि इसके योज्य प्रतिलोम, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ये प्लस में है तो यहाँ पर 5/19 ये माइनस में हो जाएगा, या इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। यहाँ पर 5/19 प्लस है तो माइनस 5/19 हो जाएगा इसका योज्य प्रतिलोम। आगे क्या कह रहा है कि गुणनफल के, मतलब दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणा कर दीजिए। 5/19 गुणे माइनस 5/19 गुणा कर देंगे तो 5 पचम 25 ये आपका ऊपर हो जाएगा, और 19 का गुणा हो जाएगा 361। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे, -25/361 हो गया। आगे अभी कह रहा है कि गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, मतलब जो गुणनफल 25/361 आया है माइनस में, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम दोस्तों उल्टा हो जाता है। 361 नीचे है तो 361 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा और यहाँ पर माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, -361/25। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर दिया गया है 5.47 गुणे 5.47 माइनस 4.53 गुणे 4.53 बटा 0.94, आगे माइनस है 14.5 बटा 7.25 का सरलीकृत मान यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए 5.47 दो बार है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5.47 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे माइनस है, माइनस लगाएंगे, फिर 4.53 है, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ दो बार लिखा गया है। और नीचे क्या है, 0.94 है तो 0.94, 0.94 यहाँ पर लिख देंगे। और आगे माइनस है, देखिए यहाँ पर 14.5 बटा 7.25 है, 7.25 से 14.5 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऊपर
5.47 का स्क्वायर माइनस 4.53 का स्क्वायर, ये दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप बन रहा है। और आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5.47 और 4.53 को ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में लिखेंगे। तो आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 47 प्लस 4.53 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 5.47 माइनस 4.53 एक ब्रैकेट में, और नीचे 0.94 और आगे क्या रहेगा, -2 रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 5.47 प्लस 4.53 इसको जोड़ेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, और आगे गुणे का निशान लगाएंगे। 5.47 माइनस 4.53 करेंगे, माइनस करेंगे तो ये आपका 0.94 आ जाएगा, और नीचे 0.94 पहले से है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और आगे यहाँ पर -2 था, -2 लिख देंगे, 10 - 2 बराबर ये 8 हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय का 30% है। यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह आय 74,700 रुपए है तो सी की आय क्या है, आपको बताना है। चलिए यहां पर मान लेते हैं सी की आय कितनी है, मान लेते हैं 100 है। ठीक है, प्रश्न में दिया है बी की आय सी की आय का 30% है, तो बी की आय क्या हो जाएगी, सी की आय का 30% है, सी 100 है तो इसका 30% कितना हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा। ठीक है, 100 गुणे 30 बटा 100, 100 से 100 कैंसिल, 30 आपका बचेगा। इसके बाद ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यहाँ पर सी 100 माना गया, बी आपका 30 आ गया। अब ए आपको निकालना है, ए बराबर यहाँ पर देखिए कह रहा है कि बी की आय से 20%, बी का कितना है 30 है, इसका 20% अधिक है ए, तो इसमें प्लस लिखेंगे 30 गुणे 20 बटा 100, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 30 6 36 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना आ गया, 36 आ गया। अब इनका अनुपात देखिए, ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ए कितना आया है 36, 36 लिख देंगे, बी कितना आया है 30, 30 लिख देंगे, और सी कितना आया है 100 माना गया है, 100 लिख देंगे। अब इसका योग करेंगे, योग कितना यूनिट हो रहा है, 36, 30 और 100 का योग ये आपका 166 यूनिट हो रहा है। ठीक है, यहां पर दिया है तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह आय 74,700 है, तो यहां पर 166 यूनिट बराबर 74,700 लिख सकते हैं। 166 यूनिट 74,700 है तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, 74,700 में 166 से भाग कर देंगे, भाग करके देखिए कितना आता है, यह आपका आ जाएगा लगभग ये 450 आ जाएगा। एक यूनिट बराबर कितना आया, 450। हमने सी के लिए क्या माना है, 100 माना है, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 450 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 45,000 हो जाएगा। और 100 कितना माना गया है, किसका माना गया है, सी का, सी की आय 100 माना गया है, तो बराबर 45,000 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन 45,000। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर और 10 मीटर हो तथा इसमें 1200 घन मीटर पानी है तो झील की गहराई क्या है। झील की गहराई यहां पर आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहां पर 1200 घन मीटर पानी दिया गया है और झील की गहराई पूछा गया है, साथ में लंबाई और चौड़ाई भी दिया गया है, ऊंचाई नहीं दिया गया है, तो ऊंचाई को या गहराई को हम एच मान लेंगे। गहराई क्या है, एच है। तो झील का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई। तो लंबाई कितना है 40 गुणे चौड़ाई आपका कितना है 10 गुणे गहराई को एच माना गया है, एच
बराबर यहाँ पर 1200 घन मीटर दिया गया है, तो 1200 लिख देंगे इसको। तो H बराबर क्या हो जाएगा, 1200 बटा 40 और 10, इसका गुणा कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर 400 लिख देंगे, 2 0 कैंसिल, 4 3 12। H बराबर कितना आया, 3 मीटर आया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 3 मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यदि ABCD एक समचतुर्भुज है तब, चलिए यहां पर मान लेते हैं यहां पर एक समचतुर्भुज बना देते हैं। आप लोग इसको समझ लीजिए। चलिए ABCD एक समचतुर्भुज है, तब यहां पर आपको उत्तर बताना है। अब यहां पर आप देखिए, हमें पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, यहां पर इसलिए 90 डिग्री बनाया गया है। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो हम एक ऐसा ट्रिपलेट लेंगे जो 90 डिग्री बनाता हो, जैसे कि 3 4 5। क्या लेंगे, 3 4 5। इसमें हम भुजा AB को क्या मान लेंगे, 5 मान लेंगे। 3 4 5 में से AB को क्या मान लेंगे, 5 मान लेंगे। अगर भुजा 5 है तो विकर्णों के आधे भाग 3 और 4 होंगे। विकर्ण यहाँ पर AC और DB है, इसके जो आधे भाग होंगे ये 3 और 4 होंगे। ठीक है, तो पहला विकर्ण यहाँ पर जो आपका AC है ये कितना हो जाएगा, आधा भाग 3 है तो पूरा भाग 3 3 6 हो जाएगा। और दूसरा विकर्ण आपका BD बराबर कितना हो जाएगा, पहला आधा 4 है तो पूरा 4 4 8 हो जाएगा। ठीक है, अब विकल्पों में वैल्यू रखकर आपको चेक करना पड़ेगा। विकल्प में क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को रख करके चेक करना पड़ेगा। जैसे कि पहला विकल्प यहां पर देखिए, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर है, तो यहां पर AC के स्थान पर 6 का स्क्वायर, BD के स्थान पर 8 का स्क्वायर कर देंगे। ये आपका कितना हो जाएगा, 36 प्लस 64 बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर लिखेंगे। AB का मान कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा। अब यहां पर इसमें देखिए आप लोग, विकल्प में AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर कितना आया, 100 आया, और AB स्क्वायर बराबर ये 25 आया। तो 100 जो है ये 25 का कितना है, 4 गुना है। कितना है, 25 चौका 100, 100 ये 25 का 4 गुना है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, 4 गुना वाला सही हो जाएगा, जिसमें AB आपका 4 गुना होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 4AB स्क्वायर है, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर 4AB स्क्वायर है, तो 4 गुना है AB स्क्वायर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से विकल्प में चेक करके आप लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। दी गई आकृति में x और y के मान क्रमशः हैं, जहां कोण C के ऊपर का कोण 80 डिग्री, कोण A बराबर 50 डिग्री है। तो यहाँ पर आकृति को बना देते हैं, आप लोग देख लीजिए। AB इसको मान लेते हैं, और ये आपका C हो जाएगा। और C यहाँ पर, C के ऊपर यहाँ पर दिया गया है ये 80 डिग्री का कोण है, और नीचे Y दिया है, और A कितना है, 50 दिया है, और यहाँ पर B जो है ये x है। यहाँ पर आपको x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो ऐसा चित्र है, यहाँ पर चित्र नहीं बना था तो यहाँ पर बना दिया गया है, इस टाइप का चित्र है। अब इसमें आपको x और y, यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, इसका मान आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले y का मान पहले निकालते हैं। y और ऊपर वाला कितना है, 80 डिग्री है, तो y और ऊपर वाला 80 डिग्री का जो कोण है ये शीर्षाभिमुख है। क्या है, शीर्षाभिमुख है, तो y बराबर भी आपका 80 हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर वाला कितना है,
80 है तो शीर्षाभिमुख कोण से दोनों बराबर होंगे, तो 80 आपका यह भी हो जाएगा। ठीक है, अब यक्स का देखेंगे। यक्स बराबर देखिए, जब y 80 हो गया और यहां पर a 50 पहले से ही दिया गया है, तो यहां पर b का मतलब x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये आपका पूरा त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज के अंदर आप देखेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। दो कोण आपको पता है, एक 50 है और एक 80 है, तो तीसरा आपका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा? 180 में हम 50 और 80 को जोड़ करके माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 130 हो जाएगा। 180 में 130 घटाएंगे तो ये 50 हो जाएगा। तो x बराबर 50 आया, y बराबर 80 आया, तो 50 और 80 यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50 और 80 पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक एलिवेटर किसी खदान में 6 मीटर प्रति मिनट की गति से उतरता है। यदि एलिवेटर जमीन के स्तर से 10 मीटर ऊंचाई से उतरता है तो 350 मीटर उतरने में लगा समय है। देखिए दोस्तों, एलिवेटर जमीन से 10 मीटर ऊपर है और 350 मीटर नीचे इसको जाना है, तो कुल दूरी क्या होगी? जुड़ जाएगी। कुल दूरी दोनों को जोड़कर आएगी। तो यहां पर 350 जो है, 350 इसमें 10 क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो ये आपका 360 हो जाएगा। ये कुल दूरी है 360। समय यहां पर देखेंगे 6 मीटर प्रति मिनट है और यहां पर दूरी 360 है, तो 360 बटा 6 मिनट और इससे इसमें भाग करेंगे तो ये आपका 60 मिनट आएगा। 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समय यहां पर पूछा गया था तो 360 में 6 से भाग कर देंगे, 60 मिनट आ गया और 60 का मतलब 1 घंटा, मतलब सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप लोग इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 35 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 525 है। यदि उनमें एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, यही सूत्र आपका लगेगा। तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या, तो यहां पर क्या हो जाएगा? महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक दिया गया है, तो 35 गुणे 525 ये आपका हो गया और नीचे पहली संख्या 175 से भाग कर देंगे। 175 तिहैया 525 आपको हो जाएगा और ये 35 तिहैया कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। यदि कोई राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपए हो जाती है तो राशि क्या है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं राशि क्या है? यक्स है। राशि बराबर क्या है? यक्स है। ब्याज बराबर सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। यहां पर मिश्र धन 2600 है, मूलधन यक्स मान लिया गया है, मतलब राशि यक्स मान लिया गया है। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? 2600 माइनस यक्स हो जाएगा। ठीक है, सूत्र आपको पता है साधारण ब्याज का, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। साधारण ब्याज का यहां पर ब्याज 2600 माइनस यक्स आया, इसको ध्यान रखिएगा। तो ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन कितना है? यक्स माना गया है, यक्स लिखेंगे। गुणे दर कितना है? दर 5% है तो 5 गुणे समय 6 बटा 100 ये हो गया। और ब्याज के स्थान पर 2600 माइनस यक्स लिख देंगे। कितना लिखेंगे? 2600 माइनस यक्स लिख देंगे और बराबर 5 गुणे 6 गुणे यक्स बटा 100 लिख देंगे। अब इसको आप लोग सरल कीजिए, यक्स का मान आपका आ जाएगा बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पर देखिए 2600 माइनस यक्स बराबर यक्स गुणे 5 गुणे 6 बटा 100 है। 100 यहाँ पर भाग है, दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। मतलब 2600 माइनस यक्स में 100 का हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे 2600 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2,60,000।
ठीक है, और माइनस एक्स में गुणा करेंगे तो 100x हो जाएगा, बराबर 5 6 है, 6 पंचे 30 और x 30x हो जाएगा। अब यहां पर देखिए -100x है और ये +30x है, x दूसरी तरफ जाएगा तो -100 ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये आपका 130x हो जाएगा और आगे आपका कितना हो जाएगा 2,60,000 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 2,60,000 में 130 से भाग कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 13 दूनी 26, ये आपका कितना बचेगा 2,000। x बराबर कितना आया 2,000 आया, मतलब सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 2,000। तो इस तरह से आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलें। देखिए दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो क्या करेंगे 10 गुणे 18/5 कर देंगे, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 36 यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न दोस्तों 2014 में पूछे गए हैं यूपी टेट में, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। चित्र में कोण बी 70 डिग्री है, कोण सी 60 डिग्री है। चित्र यहाँ पर नहीं है, चित्र यहाँ पर बना देते हैं, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर इसको हम बी और सी मान लेते हैं और यहाँ पर इसको ए मान लेते हैं। बी 70 यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 70 लिख देंगे बी के आगे, और सी कितना दिया गया है यहाँ पर देखिए 60 दिया गया है, यहाँ पर 60 लिख देंगे। ई बी सी का मध्य बिंदु है, यहाँ पर ई है, तथा एफ ए बी का मध्य बिंदु है, यहाँ पर ए बी का मध्य बिंदु एफ है, मतलब एफ और ई को यहाँ पर हम मिला देंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि कोण एफ ई बी ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, हमें पता है कि किसी त्रिभुज में त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ध्यान से सुनिए, किसी त्रिभुज में त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जैसे कि यहाँ पर एफ और ई है, ये मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर होती है, मतलब एसी के समानांतर होगी, मतलब एसी समानांतर ईएफ होगा। ठीक है, नियम है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिए कोण एफ ई बी बराबर क्या हो जाएगा कोण ए सी बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण हो गया, ए सी बी और एफ ई बी ये दोनों क्या हो गया एकांतर कोण हो गया, एकांतर कोण हो गया, इसलिए दोनों बराबर होंगे। तो यहां पर कोण एफ ई बी बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ए सी बी 60 पहले से दिया है और दोनों बराबर हैं एकांतर कोण की वजह से, तो यह भी आपका 60 हो जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। -2 की घात -1 की घात -1 की घात -1 की घात -1 का मान यहां पर ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, घातांकी नियम आप पढ़े होंगे, ए की घात यम की घात यन, ये बराबर क्या हो जाता है ए की घात यमयन हो जाता है, मतलब घात का आपस में गुणा हो जाता है घातांकी नियम से। तो यहां पर जो घात लिखा गया है -1 इसका भी क्या करेंगे घातांक के नियम से हम गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर -2 लिखेंगे और घात -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 4 बार है, 4 बार लिख देंगे। अब बराबर -2 की घात, यहाँ पर 1 का गुणा 1 ही हो जाएगा, 4 बार करेंगे तो भी 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, मतलब +1 हो जाएगा घात।
तो -2 की घात प्लस 1 का बराबर -2 ही होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा -2। तो इस तरह से आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः a मीटर स्क्वायर, b मीटर स्क्वायर, c मीटर स्क्वायर है, इसका आयतन होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर विकल्प दिया गया है, यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है। जब आप तीनों क्षेत्रफल को गुणा करते हैं, जैसे कि यहाँ क्षेत्रफल दिया गया है ABC, जब आप तीनों क्षेत्रफल को गुणा करते हैं A गुणे B गुणे C, तो आपको क्या मिलता है? तो आपको मिलता है लंबाई गुणे चौड़ाई और चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई, मतलब LBBHHL आपको मिलता है। ठीक है, तो आयतन का संबंध L गुणे B गुणे H के बराबर है। यहाँ पर L गुणे B गुणे H के बराबर है आयतन का संबंध, यानी V स्क्वायर के ये बराबर है। V स्क्वायर के ये बराबर है। V स्क्वायर बराबर ABC हम लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? ABC लिख सकते हैं, और V बराबर √ABC लिख सकते हैं, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, √ABC। यहां पर C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, यहां पर जब आप तीनों क्षेत्रफल को गुणा करते हैं, जैसे A गुणे B गुणे C करते हैं, तो आपको क्या मिलता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई, मतलब LBBHHL आपको मिलता है। ठीक है, और आयतन का संबंध यह L गुणे B गुणे H के बराबर है। यह संबंध किसके बराबर है? L गुणे B गुणे H के बराबर है, मतलब V स्क्वायर के ये बराबर है, इसके V स्क्वायर के बराबर है, V स्क्वायर के। तो यहां पर ABC बराबर V स्क्वायर लिख सकते हैं, तो V स्क्वायर या V बराबर स्क्वायर हट जाएगा, तो √ABC आपका हो जाएगा। तो यहां पर C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि संख्या 6, 2, 5, 3, 2, 9, 1, 5 A 6 से पूर्णतः विभाज्य है, तो A के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। देखिए दोस्तों, कोई संख्या 6 से तभी कटेगी जब वह 2 और 3 दोनों से कटे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और 2 का नियम क्या है? 2 का नियम आखिरी सम होना चाहिए। तो A के स्थान पर क्या होना चाहिए? सम संख्या कोई होनी चाहिए। यहाँ पर 5 है, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर 9 है, ये भी गलत हो जाएगा। अब विकल्प से इसको सॉल्व करेंगे। 6 और 8 बचा है, इसमें से ही कोई एक आंसर है। 3 का नियम क्या है? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। चलिए इनका योग करेंगे, जो संख्या दी गई है यहाँ पर, तो इनका योग कितना हो जाएगा? इनका योग करिए, इनका योग करने पर ये आपका 33 आ जाएगा। कितना आएगा? 33। अब 33 में आप देखिए 6 जोड़कर देखिए, मतलब A के स्थान पर आप 6 मान करके देखिए। 33 6, ये कितना हो जाएगा? 33 और 6, ये आपका 39 हो जाएगा। ये 3 से 3 एक कम 3, 3 3 9, ये 3 से कट जाएगा। और यदि 8 रखेंगे, 33 प्लस 8, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। ये 3 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर यही 6 वाला ही होगा। बी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर A के स्थान पर क्या होगा? 6 होगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तभी ये पूरी तरह से 6 से पूर्णतः विभाज्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का योग है। देखिए दोस्तों, प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7 और 11। इनका योगफल आपको बताना है, तो जोड़ दीजिए, प्लस 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 प्लस, सभी को जोड़ देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जतिन और प्रिया के पास मिलाकर 41 रुपए है। जतिन के पैसे का 1/4 प्रिया के पैसों के 1/7
से 2 रुपये अधिक है, प्रिया के पास है। अब इस प्रश्न को भी हम विकल्प से सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रिया के पास कितने पैसे हैं, कितने रुपए हैं बताना है। प्रिया के पैसे ऐसे होने चाहिए जो 7 से कट जाए। किससे कट जाए? 7 से। क्यों? क्योंकि प्रिया का जो हिस्सा है ये कितना है? 1/7 है। 1/7 हिस्सा निकालना है। तो विकल्प यहां पर देखिए 7 त्रिक 21, ये देखिए सी वाला देखेंगे, इससे हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर प्रिया के पास 21 रुपए है तो जतिन के पास कितना हो जाएगा? प्रिया के पास मान लीजिए 21 रुपए है तो जतिन के पास कितना हो जाएगा? टोटल 41 है तो 41 माइनस 21 कर देंगे, ये आपका 20 बचेगा। 20 रुपए, जतिन के पास 20 रुपए बचेगा। अब यहां पर शर्त चेक करेंगे। जतिन का 1/4 हिस्सा, जतिन का 20 आया है तो इसका 1/4, तो 20/4 मतलब 5 आ जाएगा। और प्रिया का 1/7 हिस्सा, प्रिया का 1/7 हिस्सा, प्रिया का 21 है तो 21/7 कर देंगे, 7 त्रिक 21, 3 आ गया। अब दोनों का अंतर देखेंगे, क्योंकि यहां पर दिया गया है अंतर 2 अधिक है, तो 5 माइनस 3 करेंगे बराबर 2। बिल्कुल सही अंतर 2 आ रहा है, इसका मतलब 21 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो इस तरह से विकल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखिए दोस्तों, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? 2πr है। 2πr बराबर 44 लिख देंगे। 2 गुणे पाई का मान 22/7 लिखेंगे, गुणे r लिखेंगे बराबर 44। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 44 गुणे 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे 22 गुणे 2 आ जाएगा। 22 दूनी 44, 2 से 2 कट जाएगा, ये 7 आ जाएगा। त्रिज्या कितना आया? 7 सेंटीमीटर आया। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आप सभी को पता है, पाई r स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 है, r का मान 7 आ गया है, तो 7 गुणे 7 यहाँ पर लिख देंगे r स्क्वायर के स्थान पर। 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ते कितना होता है? ये आपका 154 होता है। 154 सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या क्या है? इसको भी विकल्प से ही सॉल्व करेंगे। देखिए 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। अब यहाँ पर पहला विकल्प देखिए, दोनों अंकों का योग 7 हो रहा है कि नहीं? 5 2 7 बिल्कुल हो रहा है। दूसरे में भी 5 2 7, तीसरे में भी 4 3 7, चौथे में भी 4 3 7। अब आगे चेक करेंगे, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए। पहले विकल्प में देखते हैं, यदि इसमें हम 27 जोड़ देते हैं तो कितना होता है? तो अंकों का क्रम उलट जाता है। 27 जोड़ने के बाद देखिए इसका क्रम उलटता है कि नहीं? उलट जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। तो 7 5 12 की 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 52 हो गया। 25 था, 52 हो गया, मतलब 2 5 था और 5 2 हो गया। क्रम इसका उलट गया, इसका मतलब यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। यहां पर 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी दिए गए आंकड़ों के लिए बारंबारता 5 को टेली चिन्ह में निरूपित करते हैं। 5 को, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए बी ऑप्शन में देखिए, यहां पर 4 लाइन है, बीच में एक लाइन ऐसे होनी चाहिए, मतलब 1 2 3 4, इसके बाद ये 1 5, ये 5 बारंबारता 5 को टेली चिन्ह के रूप में इसी प्रकार से निरूपित करेगा। तो यहां पर यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन, ये गलत है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से निरूपित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। देखिए दोस्तों, 2 सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक सदैव 1 होता है। याद रखिएगा कितना होता है? सदैव 1 होता है। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। पहला स्थानीय मान 7 का क्या हो जाएगा? 7 गुणे
इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर है तो 7 गुणे 100 कर देंगे, ये आपका 700 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे 7 का, यहाँ पर दशमलव के बाद जो 7 लिखा गया है इसका मान निकालेंगे। देखिए दोस्तों, दशमलव के बाद जो स्थान निकाला जाता है वह इस तरह से होता है, जैसे कि पहला दशमलव के बाद जो है ये आपका दशांश हो जाएगा। दशांश का मतलब 1/10। दूसरा जो हो जाएगा दशमलव के बाद यह आपका क्या हो जाएगा, यह शतांश हो जाएगा। शतांश का मतलब 1/100। इसके बाद तीसरा आपका 1/1000। इस तरह से आपका बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर 7 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 7/100। 100 से इसमें भाग कर देंगे, 7 में दशमलव लगाएंगे 70 बन जाएगा, भाग नहीं जाएगा, जीरो लगाएंगे 700 हो जाएगा, फिर 7 बार जाएगा तो 0.07 आपका आ गया। दशमलव के बाद जो 7 है उसका स्थानीय मान। अब इसका अंतर आपको बताना है, तो पहला 700 आया है, इसमें हम घटा देंगे 0.07 को, घटा कर देखिए कितना आता है, ये आपका आ जाएगा 699.93। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई एक त्रुटि ज्ञात हुई, 1/2 + 1/3 बराबर 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? आप लोग बताइए क्या करना चाहिए। लघुत्तम समापवर्त की अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करनी चाहिए, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लघुत्तम समापवर्त की अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करना चाहिए। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। तो यहां पर क्रम से लगाना है माप की अवधारणा विकसित करने के लिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले दोस्तों यहां पर आएगा शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करें, सबसे पहले ये आपका आएगा तीसरा। ठीक है, इसके बाद शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करें, मानक इकाई का प्रयोग नहीं करना है, अमानक इकाई का प्रयोग करना है, तो दूसरा आ जाएगा। इसके बाद शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे, अमानक के बाद मानक का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर पहला आ जाएगा। और इसके बाद शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं, तो यहाँ पर चौथा आ जाएगा। तो 3, 2, 1, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा विकल्प होगा, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है, क्या जरूरी होता है, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना जरूरी होता है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है, किससे शुरुआत कर सकता है, ऑप्शन आप सभी के सामने है। भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना, सूत्रों से शुरुआत नहीं करना है। हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, बिल्कुल सही है। हथेली का प्रयोग करना है, पत्ते, नोटबुक का प्रयोग करना है, ठीक है, यहां से आपको शुरुआत करना है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ईएफ एक वृत्त की जीवा है, चलिए यहां पर एक वृत्त बना देते हैं, ठीक है। यहां पर ईएफ, ई और एफ एक वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है जीवा की, ये 10 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, तो यहां पर केंद्र से त्रिज्या को मिलाएंगे, यहां पर ये कितना है 13 सेंटीमीटर है, ओ ई क्या है 13 सेंटीमीटर है। तो केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई, केंद्र से यहां पर जीवा पर लंबाई, लंब जो डालेंगे उसकी लंबाई आपको बताना है, तो इसको हम जी मान लेते हैं जहां पर ये मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, यह नियम है, आपको इसको याद रखना है। केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो यहां पर जो जीवा 10 है ये इसको 5-5 में डिवाइड कर देगा, किसमें 5-5 में डिवाइड कर देगा, ईजी और जीएफ इस तरह से। अब आपको ओजी का मान ज्ञात करना है, लंब आपको ज्ञात करना है, एक प्रकार से देखा जाए तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ ई कर्ण का स्क्वायर माइनस ईजी आधार का स्क्वायर। तो यहां पर ओजी
स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 13 13 में 169, 5 पचम 25 बराबर 144 रूट में आ जाएगा। तो OG बराबर 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा। तो 12 यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखिए दोस्तों, यदि भुजा या विकर्ण n गुना होते हैं तो क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना हो जाता है। यहां विकर्ण को 2 गुना किया गया है तो परिणाम या फिर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बराबर 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो यहां पर दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब राजन के सामने इबारती समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न क्या बताते हैं, राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, ये तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं निष्कर्ष निकलता है। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, ये भी गलत है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, ये भी गलत है। राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। इस प्रश्न से यह निष्कर्ष निकलता है। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।